वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,400 पॉइंट्स से तजावुज कर गया। SIFC का ताउन ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दरमियान $15 लाख का मुआहिदा। रकम पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम और तरबियत पर खर्च की जाएगी। यूनिसेफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की शराकत दारी पाकिस्तान के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और माशी तरक्की में अहम किरदार की ज़ामिन। इलेक्शन कमीशन में तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला समात 11 फरवरी तक मुलतवी। केस की समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने की। बानी रुकन अकबर एस बाबर की PTI के अकाउंट्स मुंजमद करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने PTI वालों की कलई खोल कर रख दी। PTI के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मफाद परस्त टोला PTI पर काबिज हो चुका है। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अवाम की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में अदालती फैसले का खैर मकदम। अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रियासत की बजाय मनी लॉन्ड्रर के हवाले करना बहुत बड़ा जुर्म था। बानी PTI ने रियासत की बजाय प्राइवेट सेटलमेंट और जाती मफादात को तरजीह दी। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर शहरियों की राय। असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर तामील न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज मुबशर चिश्ती ने समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में तरक्याती स्कीमों के 7वें जायजा इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज शरीफ की बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें चलाने की हिदायत। रावलपिंडी और सरगोदा में पनागाहों के कयाम। अटक में मॉडल चिल्ड्रन होम की तामीर के अहकामात। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अक़लियती फंड 2 गुना कर दिया गया। मंसूबों की रफ्तार, मयार और गवर्नेंस पर समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. अमरीका में जो बाइडन का अहदे इक़्तिदार इख्तिताम पजीर नए दौर का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के 47वें सदर का हलफ उठा लिया। शदीद सर्द मौसम की वजह से रोटेंडा हॉल में मुनक़िदा तकरीब में साबिक अमरीकी सुदूर, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे और आलमी मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। नायब सदर JD वेंस ने भी मनसब संभाल लिया। सदर ट्रंप का जनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने, गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी वापस भेजने का ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने जा रहे हैं। पैनामा कैनाल की वापसी भी यकीनी बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाते ही मुतादिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इकदामात मनसूख। तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी। कार्टल्स दहशतगर्द तंजीम करार। सेंसरशिप खत्म। इजहार राय की आज़ादी बहाल। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का हुक्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। खित्ते और आलमी अमनो खुशहाली के लिए दोनों ममालिक ने दहाइयों तक मिलकर काम किया। मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
حماس کا مزید 4 اسرائیلی یرغمالی 25 جنوری کو رہا کرنے کا اعلان. قسم دفن 10,000 سے زائد میتوں کی تلاش جاری. 137 شہداء کے جسد خاکی برآمد. جنگ بندی کے باوجود رفح میں صہیونی فورسز کی فائرنگ سے 3 افراد شہید. مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کے فلسطینیوں پر حملے. 12 شہری زخمی. گاؤں قدل قتل عام کو 35 سال مکمل. زخم آج بھی تازہ. 21 جنوری 1990 کو بھارتی فوج نے شری نگر کے گاؤں میں 100 سے زائد افراد کو شہید اور 300 کو زخمی کیا. FIR تک درج نہ ہونے دی. نام نہاد انکوائری بھی بغیر نتیجہ ختم. قتل عام کا مقصد اپنی بربریت پر پردہ ڈالنا، پرامن کشمیری مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا تھا. افغان حکومت کا امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اعلان. معاہدے کے تحت افغان جنگجو خان محمد امریکی قید سے رہائی کے بعد افغانستان آمد. خان محمد تقریباً 2 دہائیاں امریکہ میں زیر حراست رہا. تبادلے میں افغانستان سے امریکی شہری رہا. افغان وزارت خارجہ کی جانب سے معاہدے کی تصدیق. ملکہ کوثر، مری اور گلیات میں ہلکی برف باری. شوگراں، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری. انتظامیہ الرٹ. سردی کی شدت میں اضافہ. آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور جنوب مغربی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع. متحدہ عرب امارات میں انٹرنیشنل لیگ T20 دبئی کیپٹلز نے ڈیزرٹ وائپرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. کیپٹلز نے وائپرز کا 140 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. پلیئر آف دا میچ گل بدین نائب کے 78 رنز. لیگ کے میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست. میں اور انگلش پریمیئر لیگ چیلسی نے وولورہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی کی ٹیم 40. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثما چوہدری. میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ناظرین، خبرنامے کا آغاز کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 350 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,16,210 پر ٹریڈ کر رہا ہے. اب تک مارکیٹ میں 399 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا ہے. 210 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 168 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ناظرین، گرین سکلز ٹریننگ پروگرام کے لیے یونیسیف اور مسلم ورلڈ لیگ کے درمیان $15 لاکھ کا معاہدہ طے پا گیا ہے. یہ رقم پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کی جائے گی. گرین سکلز تربیتی پروگرام نوجوانوں کو پائیدار مستقبل کے لیے ضروری مہارتیں فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. معاشی طور پر کمزور نوجوانوں بالخصوص لڑکیوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جدید تربیتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں. یونیسیف اور مسلم ورلڈ لیگ کی شراکت داری پاکستان کے نوجوانوں کے روشن مستقبل اور معاشی ترقی میں اہم کردار کی ضامن ہے. مختلف ممالک میں بچوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیوں کے لیے کی گئی کاوشیں یونیسیف اور مسلم ورلڈ لیگ کی 14 سالہ شراکت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے. الیکشن کمیشن میں اہم معاملے کی سماعت کے حوالے سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. بان رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک PTI کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں.
पी टी आई को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समात 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने पीटीआई वालों की कलई खोल कर रख दी है। पीटीआई के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि मफाद परस्त टोला पीटीआई पर काबिज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले, ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये एलियंस हैं। एक गैर कानूनी खुद साख्ता क़यादत जो कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम करती है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो वो किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग पैसा सिर्फ वकीलों में बांटा गया है। तो हमने ये दरख्वास्त की कि जब तक इनकी कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसको फ्रीज किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर अवाम ने अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से आने वाला फैसला खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि अमीर हो या गरीब, कानून सब के लिए बराबर है। इस तरह का फैसला जो अभी नैब की तरफ से जो सामने आया है कादर ट्रस्ट के हवाले से, ये खुशाइंद है और आगे चल के इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई गिल्टी पाया जाता है तो इंसाफ की जो जंजीर है जब हिलती है तो फिर उसको उसकी ग्रिप में आता है। सज़ा बिल्कुल ठीक हुई है। देखें, आज अगर लोग समझते हैं कि सिर्फ छोटा गरीब आवाम जो है इनको सज़ाएं मिल रही हैं, दर बदर कचहरियों में ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों को भी सबक हासिल होना चाहिए कि जो गरीब आवाम की ज़िंदगी है, अमीर लोगों को भी पता चले कि जेल क्या चीज़ है। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ आपका कोई भी अगर काम हो रहा है वो आप नून लीग पर डाल दें, नून लीग का जब टाइम आता है वो PTI पर डाल दें। अपने अपने वक्त पर हर बंदे को सज़ा होनी चाहिए जो इन्होंने काम किए हुए हैं। पैसा बाहर भेजा गया, ठीक है, फिर वापस पाकिस्तान भेजा गया और वापस जिस बंदे का पैसा था मनी लॉन्ड्रिंग के जिस तरीके से भी गया, ठीक है, वही पैसा दोबारा उसी के अकाउंट में भेजा गया और वही पैसा अलकादर ट्रस्ट के लिए यूज हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह को फैसले पहली दफ़ा नहीं आया। हाँ, एक अदारों के ऊपर हमेशा से उंगली उठाते थे कि बड़े लोगों के खिलाफ फैसला नहीं आता। पहले भी आते रहे, मियाँ साहब के खिलाफ भी फैसले आए, मोहतरमा के खिलाफ भी आते रहे। जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला है आइन कानून के मुताबिक फैसला आया। ये जो फैसला हुआ है इसके अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं है, बाम नहीं है। एक बड़ा सीधा सा केस था कि एक स्टेट के पैसे थे, वो स्टेट के पैसे रिकवर हुए हैं, इलीगल ट्रांजैक्शन डिक्लेयर हुए हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की एक क्राइम एजेंसी है उसने इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ की अदालत ने उन असासों को जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से वो रब्ता किया कि ये आपके पैसे हमारे पास आए इलीगल जरिए थे और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग से, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लिहाजा आप स्टेट चाहे तो इसको वापस ले सकती है। हुकूमत उस वक्त PTI की थी, इन्होंने प्राइवेट सेटलमेंट को जो है वो इंडोर्स किया, फिर उसके नीचे NCA ने जो रकम है इनको भेजी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए DIG ऑपरेशन से वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने पर वजाहत तलब कर ली है। अदालत ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप हर तारीख पर इस्तस्ना की दरखास्त देकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। अदालत ने केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान नासिर की सदारत में सेनेट का इजलास जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान असद से। जी अरसलान, बताएगा कि सेनेट के इजलास की आज की कार्रवाई कैसी जा रही है और अरकान सेनेट किन किन मामलात पर इजहार ख्याल कर चुके हैं? जी, सेनेट इजलास डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान नासिर की सदारत में जारी है। पार्लियामेंट हाउस में आज इजलास का 8 नुकाती एजेंडा है, जिसमें 2 कमेटियां की रिपोर्ट पेश होनी है, वक्फे सवालात है, इसके अलावा एक तहरीक इल्तवा पर बात होनी है। अभी जो है वक्फे सवालात पर का सेशन जारी है। ये वक्फे सवालात जो है रूल्स के मुताबिक 1 घंटा जारी रहता है। इन वक्फे सवालात में मुख्तलिफ अरकान जो सवालात करते हैं उनके वफाकी वज़रा जवाबात देते हैं। एक सवाल पर वफाकी वज़ीर आज़म मजीद कारण ने बताया कि डिपोटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विसेज
رولز جو ہے 1973 اس میں موجود ہے. پہلے 3 سال کے لیے ڈپورٹیشن ہوتی ہے, پھر 2 سال اس کی تجدید ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں میں کہا ہے کہ ڈپورٹیشن کو معمول نہ بنایا جائے, ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کسی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی. عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایگزیکٹوز کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرے. اس موقع پر انہوں نے ایک اہم انفارمیشن یہ دی کہ جرمن حکومت نے 27 جون 2024 سے مؤثر قانون میں دوہری شہریت کی گنجائش فراہم کی ہے. اس اقدام کے تحت درخواست دہندگان اپنی اصل شہریت کے ساتھ جرمن شہریت بھی برقرار رکھ سکیں گے. پاکستان نے جرمنی کے ساتھ دوہری شہریت کی منظوری تقریباً دے دی ہے اصولی طور پر. اب جرمن حکومت کی جانب سے MOU پر دستخط ہونا باقی ہے. پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد وہ پاکستانی شہری جنہوں نے ماضی میں اپنی پاکستانی شہریت ترک کر دی تھی, اپنی پاکستانی شہریت دوبارہ حاصل کر سکیں گے. پاکستان کی انہوں نے بتایا کہ 22 ملکوں کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے موجود ہیں. اب سے جی بہت شکریہ ارسلان اسد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سینٹ کے اجلاس کی کارروائی سے. آج بھی ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں روشن حروف میں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہے, جو چیزیں آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھیں لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دی گئیں, کہ صرف پڑھائی نہیں, پڑھائی کے علاوہ جو صحت مند سرگرمیاں ہیں ان میں بھی GC یونیورسٹی کا کردار بہت اچھا ہے, چاہے ایتھلیٹک کے حوالے سے ہو, کھیلوں کے حوالے سے ہو. ابھی ہم نے میوزک سوسائٹی کے اپنے بچوں اور بچیوں سے جو ہے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب کا کلام سنا, اور بہت زبردست. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا. اور میں جیسے وائس چانسلر صاحب نے کہا, آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں آپ تشریف لائیں, اور وہ جو ہم پروگرام کریں گے وہ آپ کے اعزاز میں ہی کریں گے انشاءاللہ. اس کے مہمان خصوصی آپ سارے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ڈیبیٹ, ادب اور اپنا ایتھلیٹک, باقی کھیلوں کے پروگرام, ان سب میں بچوں کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے محنت کی ضرورت ہے. میں یقیناً GC کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور یہاں سے نکلنے والے ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ معاشرے میں جا کے اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا میں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور یہاں پہ یقیناً جو ہے وہ اپنے بچوں کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں صرف پڑھائی جو ہے وہ اس میرا خیال ہے اس سے کام نہیں چلتا. صرف اگر ہم کہیں کہ بہت پڑھ لیا, PhD کر لی, 4 6 ڈگریاں کر لی, لیکن جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 64% یوتھ ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ ہماری پہچان ہے. انہوں نے جا کے جو ہے وہ اس ملک کو بنانا ہے اور قوم کو بنانا ہے, اور اپنے آپ کو پاکستان کا چہرہ بنا کے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یقیناً یہاں پہ ہوتا ہوگا, لیکن میری وائس چانسلر صاحب سے یہ ہوگی کہ کوئی علیحدہ اس کے لیے ٹائم ہو, پیریڈ ہو, یا ہر پیریڈ میں 5 منٹ 10 منٹ جو ہے ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ پہ, لیڈرشپ پہ, اور جا کے ہمارے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری پہ جو ہے وہ اپنی بات چیت کریں, لیکچر دیں, اور تاکہ یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں یہ جا کے اپنے ملک کے لیے سرو بھی کریں, اور جہاں پہ بھی یہ دنیا میں جائیں تو پاکستان کا نام جو ہے وہ اونچا ہو. ان کے کردار سے, ان کے عمل سے, ان کے اخلاق سے لوگ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم پڑھ جائیں, لیکن اگر ہمارا کردار اس معیار کا نہیں ہوگا تو اس کا ایک دھبا جو ہے وہ ملک پہ لگے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح آج سے 15 20 سال 25 سال 30 سال پہلے پاکستان کی ایک عزت اور مقام پوری دنیا میں تھی, اور جہاں پہ بھی پاکستانی جاتے تھے تو ان کو اس پاسپورٹ کی, گرین پاسپورٹ کی ایک بہت عزت تھی. لیکن آج ایمانداری کی بات ہے, ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں, اور میرا دل
خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہمارے پاسپورٹ کی اور ہماری وہ عزت دنیا میں نہیں رہی. ہم ایک تکڑی قوم ہے, ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. کہ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ کبھی ڈیفالٹ ہونے لگے, کبھی کیا ہونے لگا, کبھی کن مشکلات میں, غربت, مہنگائی, مشکلات. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے دفاع کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے تو شاید ہماری سروائیول مشکل ہو جائے, تو ہم نے پوری دنیا کے سامنے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایٹم بم کی بنیاد رکھی, تمام تار مشکلات کے باوجود اتنے ٹرانسپیرنٹ اور اتنے زبردست طریقے سے وہ کام ہوا. بعد میں آنے والوں نے بھی اس کو آگے چلایا اور اسلامی دنیا میں ہم وحید اٹامک پاور کے طور پہ سامنے آئے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں بہت ساری پریشانی اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے سارے نہیں لیکن کچھ غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کے عمل کی وجہ سے پاکستان کا جو عزت اور مقام ہے دنیا میں وہ خدا نہ خواستہ اس مقام پہ نہیں رہا جہاں پہ ہونا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے, اور اس ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے چاہیے کہ یونیورسٹیز میں بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ جو ہے وہ پوری توجہ دیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو, آج کے گریجویٹس کو, آج کے میڈل ہولڈرز کو, کہ آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ کی لیکن یہ آپ کا اینڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شروعات ہے. آج آپ ایک فیز سے گزرے ہیں, بہت خوشی کا دن ہے, بہت آپ مبارکباد کے قابل ہیں, لیکن اس سے آگے جا کے آپ پہ زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ نے اس ڈگری کی بھی قدر کرانی ہے, اپنے ملک کی عزت بھی کرانی ہے. اور میں والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اصل مبارکباد کے مستحق وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر مشکل حالات کے باوجود, بہت سارے ایسے ہوں گے کہ یہاں پہ تو ایک بڑا اچھا اسکالرشپ کا سسٹم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے, محمد علی شاہ صاحب نے مجھے بتایا, لیکن پھر بھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, مشکل حالات ہیں, اس میں والدین خراج تحسین کے مستحق ہیں بلکہ سلوٹ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں اور بچیوں کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونے دیا. اور آج کا دن ان کا دن ہے, ان کی عزت اور وقار کا دن ہے اور ان کی مبارکباد کا دن ہے. اور اب انشاءاللہ یہ ہمارے بچے اور بچیاں انشاءاللہ جس طرح ان کے والدین نے ان کے لیے مشکلات برداشت کی, وہ اپنے والدین کے لیے انشاءاللہ آسانیاں بانٹیں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے ان کے سر فخر سے بلند کریں گے, اپنے ملک کی عزت اور وقار کو انشاءاللہ بلند کریں گے. اور میری دعا ہے کہ آپ عملی زندگی میں نکل کے اپنی ملک کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ مثبت اور پازیٹیو رول ادا کریں گے. بہت شکریہ, بہت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا جی سی یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب صحت مند سرگرمیوں کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار اہم ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور اب بین الاقوامی منظرنامے میں پہلی اہم خبر ہے امریکہ سے. امریکہ میں جو بائیڈن کا اقتدار اختتام پذیر ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف اٹھا لیا. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. ڈونلڈ جان ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ سے عہدے کا حلف لیا. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। सुबुकदोश सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी तकरीब में शरीक हुए। मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे और आलमी मारूफ और समाजी कारोबारी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में इलॉन मस्क, अमेज़न के चेयरमैन जेफ बेजोस और गूगल के सरबराह सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका का जोश खरोश दीदनी था। उन्होंने पुरजोर अंदाज में तालियां बजाकर खुशी और मसरत का इजहार किया। जेडी वेंस ने नायब सदर के ओहदे का हलफ उठाया। हलफ बर्दारी के बाद अपने सदारती खिताब के आगाज में डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और पानामा से पानामा कैनाल वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की जुनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करके मुल्क में गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। मेरी अव्वलीन तरजीह एक ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। अमेरिका के 47 सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाने के फौरन बाद साबिक सदर जो बाइडन के दौरे इक्तदार में जारी होने वाले 78 सदारती हुक्मनामों को मनसूख करते हुए नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी, कॉटल्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने के भी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज और सेंसरशिप खत्म करने के अहकाम भी दे दिए गए हैं। सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद और पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर्स कर दिए हैं। हुक्मनामे के तहत फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिए गए हैं। ट्रंप ने 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी भी मंसूख कर दी गई है। इसी बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें और भी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नीलगूं समंदर से बुलंद आसमानों तक गवादर की उड़ान पहुंचेगी नए जहानों तक। कायद ने सजाया था यही ख्वाब सुहाना। Domestic flights from Gwadar to the rest of the country and also international flights to the Gulf, to the Far East as well as to Europe. So that dream which I saw in 1991. हर दिल में खुशी है तरक्की का फसाना। नए रास्ते खुले हैं, नए राब्तों का मंजर। सीपैक में है तेजी, तिजारत का ये है महवर। उम्मीद नौ का मरकज, खुशियों का है गवादर। पाक चीन अजीम दोस्ती का नया बाब। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का तारीखी आगाज। Thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of International Gwadar Airport. वजारत इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान।
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत ने अपने अपने पैगामात में नामुंतखब अमरीकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि बरसों तक दोनों अजीम ममालिक ने खित्ते और दुनिया भर में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम किया है और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी एशाइये की तकरीब में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने सेनेटर टॉमी ब्रेवल, मेंबर कांग्रेस, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म समेत गवर्नर मिसिसिपी फिलिप ब्रेंट से भी मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि आज अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को ज़बरदस्त तरीके से मनाया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। फलस्तीनी तंजीम हमास ने 25 जनवरी को मजीद 4 इजरायली यरगमाली रिहा करने का ऐलान किया है। हमास ने गुज़श्ता रोज़ 3 इस्राएली यरगमाली खवातीन को रिहा किया था, जिनके बदले 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिली। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते पर मुहित है। हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा, जिसके बदले 1900 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। इमदादी सामान के मजीद 630 ट्रक गजा में दाखिल हुए। फ़लस्तीनी तंजीम ने कहा है कि वो जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाई गई, ताहम उसकी कामयाबी इसराइली अमल पर मुनहसर होगी। 15 माह से ज़ायद अरसे तक जारी इसराइली जारियत के नतीजे में पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। 23 लाख आबादी की अक्सरियत इंसानी बहरान का सामना कर रही है, जो अद्वियात, खुराक और दीगर सहूलियात से महरूम है। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा में मलबे तले दबी 10,000 से ज़ायद शहादा की मैयतों की तलाश का काम जारी है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाद 137 शहादा की मैयतें निकाल ली गई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में सिहुनी आबादकारों के हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गए हैं। सिहुनी आबादकारों ने मुकामी लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया। जंगबंदी के बावजूद रफा में सिहुनी फोर्सेस की फायरिंग से 3 अफराद शहीद हो गए। गजा में 15 माह से जारी जंग में हज़ारों बच्चों और खवातीन समेत 46,913 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 1,10,700 से ज़ायद जख्मी हुए। अफगान हुकूमत ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे का ऐलान करते हुए मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का इंदिया दिया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर की सालसी में होने वाले मुआहदे के तहत अफगान जंगजू खान मोहम्मद अमरीकी कैद से रिहाई के बाद अफगानिस्तान पहुंच चुका है। खान मोहम्मद तकरीबन 2 दिहाइयां अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में ज़ेर हिरासत रहा। तबादले में अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों को भी रिहा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक कैदियों के तबादले के मुआहदे के बाद उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अमरीका के साथ तमाम मसाइल पर बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारकूमत के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस की समाअत करते हुए रिटायर्ड जज के नए ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक की तौसी कर दी है। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की बात करें। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने शहदाए गाँव के दल को उनके 35वें यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने एक बयान में कहा है कि सानह गाँव कदल और कश्मीरियों के कत्लेआम के दीगर वाक़यात भारत की नाम नहाद जमहूरियत के चेहरे पर एक स्याह धब्बा हैं। शोहदा तहरीक आज़ादी कश्मीर दरख्शां सितारे हैं और इनकी कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अपने अलग अलग बयानात में आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों की बेहिसी पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि काले कवानीन के तहत भारतीय फौजियों को हासिल खुसूसी इख्तियारात की वजह से मकबूजा इलाके में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद, जबरी तौर पर लापता, पुरअमन मुजाहिरों, महासरों और तलाशी की कार्रवाइयों और जाली मुकाबलों के दौरान कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को ये जान लेना चाहिए कि ताकत का वहशियाना इस्तेमाल के जरिए वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकता। दरी असना लोगों ने मज़ार शोहदा श्रीनगर जाकर फातिहा खानी की। गाँव कदल कत्लेआम को 35 साल गुजरने के बावजूद इस अंधोनाक वाक़े के जख्म आज भी ताज़ा है। 1990 को आज ही के दिन श्रीनगर के पुल गाँव के दल पर भारतीय फौज ने 100 से ज़ायद अफराद को शहीद, जबकि 300 से ज़ायद को जख्मी कर दिया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर धावा बोलकर तकरीबन 300 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया।
ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक कत्लेआम का मकसद गासिब भारतीय फौज का अपनी बर्बरियत पर पर्दा डालना और पुरअमन कश्मीरी मुसलमानों को खौफजदा करना था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गाँव के दिल के कत्लेआम से बचने के लिए भूली कोशिश करते हुए FIR तक दर्ज न कराई और ना ही अभी तक किसी जिम्मेदार को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दबाव के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ने नाम निहाद तहकीकात की जो किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर 2014 को खत्म कर दी गई। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 35 बरस में 1 लाख से ज्यादा निहत्ते कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाया। नाज़रीन, खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए खवातीन के छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए फाइनेंसिंग स्कीम का आज़ाद कश्मीर में आगाज कर दिया गया है। समेडा के ताउन से फाइनेंसिंग स्कीम्स की आगाही के हवाले से तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। तरबियती सेशन के आगाज पर वफाकी प्रोग्राम के तारुफ, फाइनेंसिंग स्कीमों, बिजनेस प्लान, बैनुल-अक़वामी सतह पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दरकार मालूमात, तकनीकी मावनत और कर्जे की फ्राहमी के लिए स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग स्कीमों के सिलसिले में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज आज़ाद कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर तकदीस गिलानी ने ख़वातीन के लिए छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए वफाकी प्रोग्राम का दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाने पर वजीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। वफाकी प्रोग्राम ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने में अहम संग मील साबित होगा। इस मौके पर खिताब के दौरान मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने कहा कि ख़वातीन के कारोबार की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुअस्सर राब्ताकारी के जरिए आज़ाद कश्मीर में साजगार माहौल फ्राहम किया जाएगा। ख़वातीन जो हैं ये आबादी का 50% से ज़्यादा हैं और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस शोबे पे, जैसे हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के हवाले से बात करते हैं तो बड़ा फोकस है। वन विंडो ऑपरेशन पे अगर उस ख़वातीन को कर्जा दिया गया जो घर से निकल कर कारोबार कर सकती हैं तो ख़वातीन एक बाइज्जत अपना मकाम पैदा कर सकती हैं। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट बैंक और अखवत फाउंडेशन के नुमाइंदों ने छोटे, दरमियाने और बड़े कारोबार शुरू करने के सिलसिले में तरबीती सेशन में शरीक ख़वातीन के सवालात के तफसीली जवाब भी दिए। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें जबकि सूबे के दीगर बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें चलाने का फैसला किया है। ये फैसला सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में होने वाले इजलास में किया गया। इजलास में इस मरतबा रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में देने का फैसला भी किया गया। इजलास को बताया गया कि 15 स्मार्ट पुलिस स्टेशन 19 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि कालाशाह काकू जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में रावलपिंडी और सरगोदा में पनागाहों के जल्द कयाम और अटक में मॉडल चिल्ड्रन होम तयामीर करने के अहकाम भी जारी किए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि महकमों के साथ अफसरान की कारकर्दगी की भी निगरानी की जा रही है। मंसूबों की रफ्तार, मयार और गवर्नेंस पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर से डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को पोलियो वायरस से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पोलियो की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि सूबाई हुकूमतों की हिमायत से EPI प्रोग्राम को मजबूत किया जा रहा है। KP, कराची, पेशावर और कोयटा ब्लॉक में पोलियो के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक और अफगान सरहदी इजला में वैक्सीन मुहिम पर दोनों ममालिक बाहिमी ताउन से काम कर रहे हैं। इजलास में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली का जायजा भी लिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबों के दरमियान हम आहंगी पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इसके अलावा माशी मसाइल, अवामी बहबूद के मनसूबों और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में फैसल कुंडी की काविशों को सराहते हुए कहा कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन से मुल्क के वसीतर मफाद में बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने कराची में तुर्की के काउंसिल खाने में इशाइये की दावत में शिरकत की। गवर्नर सिंध काउंसिल खाने पहुंचे तो तुर्किया के काउंसिल जनरल कैमल सांगो ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिंध के गवर्नर ने कहा कि तुर्किया ने अपने शानदार मासी की रिवायात को आज भी बरकरार रखा हुआ है। सुल्तान मुराद पंजम के रिश्तेदारों को इज्जत व तकरीम देना अपने मासी से वालेहाना मोहब्बत का इजहार है।
और अब लिए चलते हैं आपको जर्मनी, जिसके शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के हवाले से 5वें और सबसे बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। रैली के शुरका का कहना था कि तरसीलात ज़र में इजाफा करके मुल्क को बचाओ और सिविल नाफरमानी को मुस्तरद करते हैं। रैली में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान और पाक फौज के साथ अपनी भरपूर हिमायत का इयादा किया। मुकर्रिर ने कहा कि जो पाक फौज का दुश्मन है वो रियासत का दुश्मन है और पाक फौज ही हमारी सरहदों के असल मुहाफिज हैं। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाली दास्तानों में से एक नाइक मोहम्मद जुनैद शहीद की भी दास्तान है, जो 9 नवंबर 2024 को कोयटा में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले नाइक मोहम्मद जुनैद शहीद ने 1 सितंबर 2009 को पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़े हैं। लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि दहशतगर्द किसी भी सूरत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं नायक मोहम्मद जुनैद शहीद दा वालिद हाँ। मेरा बेटा कुवेटा तू छुट्टी आंदा पिया है। कुवेटा रेलवे स्टेशन ते दहशतगर्दां ने हमला कीते। हूँ हमले दे विच मेरा बेटा शहीद सी। मैं एक शहीद दा वालिद हाँ। मेरे बेटे ने शहादत हासिल की थी। मैं फखर है, मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। मेरे बेटे दी मेरे को बड़ी कमी महसूस होगी। मैं खुशी है मेरे बेटे, मेरी दुआ है पाकिस्तान और पाक फौज को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। मैं नाइक मोहम्मद जुनैद शहीद की बेवा हूँ। मैं और मेरे बच्चे उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करेंगे और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करेंगे और दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुतालबा करती हूँ कि दहशत गर्दों का जड़ से खात्मा किया जाए। मैं नायक मोहम्मद जुनैद शहीद का बेटा हूँ। मुझे बाबा की बहुत याद आती है। मैं अपने बाबा की तरह पाक फौज में जाऊँगा, अपने बाबा की तरह। मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई ने मुल्क व कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए जाम शहादत नोश किया। मेरे भाई की बचपन से ही दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने की और बार बार बोलता था कि मेरे लिए दुआ किया करो। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ सुन ली और शहादत का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और हर किसी से बोलता था मेरे लिए शहादत की दुआ किया करो। अल्लाह पाक ने उसे शहादत से नवाजा। भाई की बड़ी कमी महसूस होती है। जब भी छुट्टी आता था हर वक्त हम साथ रहते थे। भाई भी था, एक अच्छा दोस्त भी था, जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का भाई हूँ। अल्लाह पाक उसकी शहादत को कबूल फरमाए। और ये दहशतगर्द किसी सूरत में भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी इनका सफाया करेगी जड़ से। मुझे और गांव वालों को मेरे भाई की शहादत पर बहुत फ़ख्र है। अल्लाह पाक उसकी शहादत को कबूल फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया ने गुजर खान में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि इन्फोर्समेंट टीमें रोजाना की बुनियाद पर शाम तक बाजारों में मौजूद रहेंगी। ताजिर बिरादरी इस मामले में इंतजामिया के साथ ताउन करे और गैर कानूनी तजावुज़ात रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म करे। गुजर खान में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहर भर में किसी को भी रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन खुशाइन करार देते हुए कहा कि बाजारों में रास्तों को कुशादा करके खरीदारों को रिलीफ फराहम करना पंजाब हुकूमत की अच्छी काविश है। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंद खानदानों की बेटियों के घर बसाने का सिलसिला जारी है। चकवाल में प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इसी हवाले से मजीद बताएंगे चकवाल से वजीह कासमी अपनी इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के धी रानी प्रोग्राम के तहत चकवाल में 31 से ज़ायद जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की एक पुरवकार तकरीब चकवाल के एक निजी हाल में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी ट्रांसपोर्ट के सूबाई वजीर जनाब बिलाल अकबर साहब थे। तकरीब में जिले इंतजामिया के अफसरान समेत मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली ने शिरकत की। सूबाई वजीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने 10 माह कबल जब हल्फ उठाया तो उनकी ये सोच थी कि रियासत माँ की तरह होती है और वो माँ का किरदार अदा करेगी। आज की जो तकरीब यहाँ पर हुई है वो अगर मेरी अपनी बेटी की शादी भी हो रही होती तो शायद इसी धूमधाम से होती जिस धूमधाम से यहाँ पर इन बच्चों की शादी की गई, और हम इस जो आज हमने काम शुरू किया है इसको हम आगे जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम के तहत नए जोड़े को वज़ीर आला की तरफ से 1 लाख की सलामी और जहेज में जरूरी सामान भी फराहम किया गया। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपनी बच्चियों का निकाह तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को बाइज्जत तरीके से रुखसत कर सकें, तो ये उनका बहुत अच्छा इकदाम है। मरियम नवाज साहिबा ने ये तमाम इंतजाम किया, बहुत अच्छा है। दी रानी प्रोग्राम के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन इज्तिमाई शादियों का इनेकाद एक अवामी खिदमत भी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के ख़वातीन के हकूक़ की फलाह व बहबूद के मिशन की अमली ताबीर भी है। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, चकवाल। और चकवाल से आपको लिए चलेंगे सजावल की जानिब। सजावल में कुतब मेला लगते ही लोगों की दिलचस्पी दोबारा किताबें खरीदने में हो गई। मोबाइल के इस्तेमाल के बाद लोगों ने इल्मी, अदबी, रोमानवी और सकाफती किताबें पढ़ना तकरीबन छोड़ दी थीं। सजावल में 2 रोज़ा कुतुब मेले के बारे में जानते हैं मिर्जा कंबर हुसैन बेग से। जी कंबर, आगाह कीजिएगा। कोई ज़माना था कि लोग किताबें बड़े शौक से पढ़ते थे और ख़रीदते थे। वो दौर तारीखी किताबों, नावलों और डाइजेस्टों का दौर होता था। लोग इंतज़ार करते थे कि अगले माह नया नावल कब आएगा, डाइजेस्ट कब आएगी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइलों ने किताबों की जगह ले ली और लोगों की किताबों से दिलचस्पी ख़त्म हो गई। ऐसे हालात में सजावल में नेशनल प्रेस क्लब के ताउन से 2 रोज़ा किताबी मेला लगाया गया, जिसमें सकाफती, तारीखी, रोमानी और दूसरे हर मौजू की किताबें रखी गई हैं। ये जो माहौल है पहले था, किसी ज़माने में किताब पढ़ते थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। किताब अगर हमको पहुंचे, हमको मिले तो हर चीज़ पढ़ेंगे। सजावल जैसे पसमानदा इलाके में लोगों की किताबों से दिलचस्पी जाहिर करती है कि एक दफ़ा फिर पुराना दौर वापस आ रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब एक बार फिर लोगों के हाथ में किताबें होंगी। किताबें इल्म का खजाना है। सजावल में लगा ये किताबी मेला खास तौर पे नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन गया है। मिर्जा कंबर हसन बेग, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सजावल। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मानसेरा के सियाहती मकामात शुगरान, कागान, नारान में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात शुगरान में तकरीबन 8 इंच से ज्यादा, कागान बाजार में 4 इंच जबकि नारान बाजार में 1 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से वादी के कुदरती हुस्न में मजीद इजाफा हो गया है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ ने बर्फबारी से जुज़वी तौर पर बंद होने वाले शुगरा रोड समेत राबिता सड़कों से बर्फ साफ कर दी है। वादी में मकामी लोगों और सयाहों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी स्टाफ को मशीनरी के साथ तैनात कर दिया गया है। KDA ने सयाहों के लिए सफरी हिदायत जारी करते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ टायरों पर चेन के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद आरिफ खटक की हिदायत पर बर्फबारी के मौसम के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 गलियात को हाई अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान सुबह और रात को पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश पटन में 14 जबकि मालम जब्बा और चित्राल में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कालाम 9, मालम जब्बा 7 और अस्तोर में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।
آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: لہ -9، گوپس کردو -5، ہنزا ستور -2، جبکہ کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔